हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस के बारे में, पीई के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, फिर बुक वैल्यू, फिर प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है, और डेट टू इक्विटी रेशियो। इसके बाद कुछ और भी पैरामीटर्स है, लेकिन उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर बेसिकली क्या होता है, अगर फॉर्मूला उसका बताओ तो नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड, उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये होता है, ये निकल के आता है ईपीएस। ये बेसिकली वो होता है कि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से जो भी डिविडेंड इसने दिया है इनके शेयर होल्डर्स को, उसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है उसको अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से हम डिवाइड करेंगे तो ईपीएस निकल के आता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंपनी का जो भी टोटल मार्केट कैप होगा उस टाइम पे, और कंपनी की जो भी शेयर प्राइस होगी, जो भी मार्केट प्राइस होगी, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स मिल जाएंगे। तो ये ईपीएस जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट से। बेसिकली हम मान सकते हैं कि ये जैसे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी उस हिसाब से उसका ईपीएस बढ़ते जाएगा। और अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसीलिए अगर ये रेशियो हायर है तो ये बेटर है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। उसके लिए हम चलते स्क्रीनर पे। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी का नाम से ये सर्च करता हूँ, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का, और इसमें चलते क्वार्टर्स पे, और ये वाला ईपीएस का कॉलम है, ईपीएस की रो है। तो यहाँ पे देखो दिसंबर 2020 में ईपीएस लगभग 13.14 के आसपास था, जो कि बढ़ के अभी इस क्वार्टर में 21.46 हो चुका है, जो कि एक साइन है कि कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ये था क्वार्टर वाइज। अगर आपको मैं ईयर वाइज दिखाऊँ तो 2012 से ईपीएस था 12.37, जब ये अभी बढ़ के हो चुका है 87.78, जो कि लगभग 6 से 7 गुना की बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है कि कंटिन्यूसली कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते अगले पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस मतलब करंट जो भी शेयर प्राइस है कंपनी की, उसको अगर हम ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अ, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि अगर ईपीएस जितना ज़्यादा ईपीएस है उतना अच्छा है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अगर ये डिनोमिनेटर की टर्म ज़्यादा हो जाएगी तो पी घट जाएगा। इसका मतलब पी जितना कम होगा उतना बेटर है। लेकिन ये जो हम अजम्पशन करके चल रहे हैं वो क्या सही है, इसके लिए हमें एक एग्जांपल देखते हैं। जनरली ये माना जाता है कि अगर 30 से कम का पी है तो कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये जनरल अजम्पशन है, ये सारे कंपनीज को अप्लाई नहीं होता। वो मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीनर पे मैं सर्च करता हूँ एच डी एफ सी एएमसी। यहाँ पे यहाँ पे देखिए कंपनी का पी 41 है। तो आप कहोगे कि यार आपने तो कहा था कि 30 से अगर नीचे है तो कंपनी अच्छी परफॉर्म करे, कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पे है, अदरवाइज कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन इसको अगर हम पीयर्स के साथ ये करेंगे तो यहाँ पे एच डी एफ सी एम सी का 41 है, लेकिन बजाज होल्डिंग्स का अगर देखेंगे 16 है, और श्रीराम फाइनेंस का भी 13 है। तो आप कहोगे इन तीनों में बजाज होल्डिंग्स एक अच्छी कंपनी है क्योंकि उसका पी 30 से कम है, या एच डी एफ सी एएमसी के कंपैरिजन में कम है। लेकिन अगर हम एच डी एफ सी होल्डिंग्स पे चलते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे कंपनी का जो आर ओ सी है, आर ओ सी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर लेमैन्स टर्म्स में अगर बात करेंगे तो कंपनी को अगर 100 रुपया दिया जाता है
तो कंपनी उससे लगभग 110 रुपया जनरेट कर रही है। तो ये हो गया 9.7 का बजाज होल्डिंग्स का आरओसी। लेकिन अगर हम सेम बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में, तो यहाँ पे वो निकल के आता है 32 का। तो इसका मतलब कभी कभी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट उसको एक प्रीमियम दे के चलता है, जो कि अभी एच डी एफ सी एम सी के केस में हो रहा है। तो हम ये बात जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर पीई कम है 30 से तो कंपनी अच्छी है, अदरवाइज कंपनी अच्छी नहीं है। आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का। यहाँ पे पी निकल के आता है 55। तो इस केस में भी आप कहोगे कि इसका पी तो ज़्यादा है, कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये एफएमसीजी सेक्टर है, इसका अगर हम पीएस के कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखो कंपनी का सारों का पी 55-75 इसी केस में है, और इंडस्ट्री का पी लगभग 57 का है। तो हमको इस केस में इंडस्ट्री के पी से भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये थी पी की बात। चलिए वापस चलते हैं। तो आप कहोगे कि फिर वैल्यूएशन मेट्रिक मतलब वैल्यूएशन कैसे हम डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि या तो एक तरीका यह है कि कंपेयर करो पीयर्स के साथ। तो पीयर्स के साथ कंपेयर करने के बाद अगर हमको सेम मिल रहा है या तो सेम रेंज में अगर कंपनी का पी है तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है। या तो अगर जैसे एच डी एफ सी एम सी का केस हमने देखा कि एच डी एफ सी एम सी का पी है 41, लेकिन बजाज होल्डिंग्स का कुछ 9.7 या मतलब कुछ कम था, 13 के आसपास था। तो इस केस में कंपैरिजन हम पीयर्स के साथ कर नहीं सकते, करेक्ट। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी का कंपैरिजन उसी के मीडियन पी के साथ करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। आपको फिर से मैं लेके चलता हूँ स्क्रीनर पे। यहाँ पे एच डी एफ सी एम सी सर्च करता हूँ। यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अभी प्राइस का चार्ट ओपन है। यहाँ पे पी रेशियो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर बेसिस पे यहाँ पे दिखाता है मीडियन पी है लगभग 40 का, और यहाँ अभी अभी करंट पी चल रहा है कंपनी का 40.8। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 ईयर के बेसिस पे कंपनी अभी लगभग उसके फेयर वैल्यूएशंस पे है। 3 ईयर के बेसिस पे अगर देखें तो 34 है, जो कि 3 ईयर कंपेरिजन में ये थोड़ी सी अभी महंगी नज़र आती है, लेकिन 5 ईयर के कंपेरिजन में ये फेयरली वैल्यूड है। तो इस हिसाब से हम उसका मीडियन पीई के साथ कंपेयर कर सकते हैं कंपनी को। ये हो गया प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो बुक वैल्यू क्या होती है, टोटल जो कंपनी के एसेट्स हैं, जो भी हो, रियल इस्टेट हो, जो भी कंपनी के कार वगैरह, जो भी कंपनी के पास चीज़ें हैं जिनको बेच के वो पैसा बना सकती है, वो हो गए कंपनी के एसेट। और माइनस टोटल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब अगर कंपनी ने कोई डेट लेके रखा है, या तो कंपनी को किसी को पे करना है, बॉन्ड बॉन्ड के थ्रू अगर पैसा रेज किया है, तो शेयर जो भी लोगों ने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो उन लोगों को पे बैक करना है कंपनी को। तो ये सारे हो गई कंपनी की लाइबिलिटीज। इन दोनों का जो भी डिफरेंस निकलेगा वो आएगा बुक वैल्यू। उसके बाद बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर नथिंग बट बुक वैल्यू को अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से हम डिवाइड करेंगे तो ये बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आएगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं एबीसी लिमिटेड का, जिसके पास टोटल एसेट्स है 100 रुपीज़ के, और उसकी टोटल लाइबिलिटी है 50 रुपीज़। तो इस हिसाब, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है 5। तो हमारे फॉर्मूले से बुक वैल्यू निकल के आती है 50 की, और बुक वैल्यू पर शेयर 50/5 10 की निकल के आती है। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है एबीसी के शेयर की, वो चल रही है 20। तो इसका मतलब आपको अगर अभी ये शेयर खरीदना है तो आप 20 रुपीज़ दोगे, और कल को अगर कंपनी शट डाउन हो जाती है तो आपको बस 10 रुपये मिलेंगे। ये हो गया, ये होगी थियोरेटिकल डेफिनेशन। लेकिन ये हर कंपनी के केस में लागू नहीं होती। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ एक आईटी कंपनी का, आईटी कंपनी के पास क्या होगा, जैसे इन्फोसिस का अगर एग्जांपल लूँ, कोई एक बिल्डिंग उसने रेंट पे ले रखी है या मे बी वो ओन करती है, उसके पास लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह ये सब छोड़ के बाकी रियल इस्टेट वगैरह नहीं होगा, करेक्ट।
तो उस केस में कंपनी के जो टोटल एसेट्स वगैरह है वो कम होंगे कंपेयर टू कोई अगर कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है जिसके पास बहुत सारी लैंड है जो कि हम बेच के पैसा बना सकते हैं। उस अगर कंपनी से कंपेयर करेंगे तो एक आईटी कंपनी है जैसे इन्फोसिस है, उसकी बुक वैल्यू यहाँ पे कम निकल के आएगी करेक्ट। तो ये सही मैट्रिक नहीं है किसी भी कंपनी को आ, मतलब बस इसी मैट्रिक से हम कम कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं है। इसके लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस सेक्टर में काम करती है और फिर पीयर्स के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। फिर बात करते प्राइस टू बुक रेशियो की। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि बुक वैल्यू पर शेयर जो निकल के आती है, तो करंट शेयर प्राइस को अगर उससे डिवाइड करते हैं तो हमको प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आता है। यहाँ पे अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी होगी उसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास लैंड वगैरह बहुत सारे एसेट्स हैं, तो उसके प्राइस टू बुक रेशियो कम होगी। अदरवाइज इन केस ऑफ सम आईटी कंपनी वगैरह तो ये बुक वैल्यू कम होगी, तो ये टोटल जो रेशियो है ये ज़्यादा होगा, तो हम उस केस में ये प्राइस टू बुक रेशियो ज़्यादा निकल के आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी ने जो टोटल डेट लेके रखा है डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उसके पास, वो उससे हमको पता चलता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो अगर कंपनी के पास लेट से 100 रुपये की पूरी इक्विटी है और इसने 60 रुपीज़ का डेट लेके रखा है, तो 60 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 0.6 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। इन जनरल अगर लेस देन 1 है ये रेशियो तो हम उसको गुड मानते हैं। क्यों? लेट से एक कंपनी है जिसने 120 रुपये का डेट लेके रखा है लेकिन 100 रुपीज़ ही उसके पास इक्विटी है, तो वो पे नहीं कर पाएगी करेक्ट। डेट अगर उसको पे करना है तो 120 रुपये का डेट है, 100 रुपये की इक्विटी है, तो वो बेसिकली उसके पास उतना पैसा ही नहीं जितने का उसने डेट लेके रखा है करेक्ट। और अगर इस केस में कंपनी को अगर एक्सपेंशन भी करना है तो भी कंपनी को और नया डेट रेज करना पड़ेगा, तो उस केस में नया डेट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर डेट टू इक्विटी रेशियो कम है तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट पे ये अगर यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि फिर बिग कंपनीज वाई बिग कंपनीज टेक डेट। तो अगर मैं आपको फिर से स्क्रीनर पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे रिलायंस का मैंने ओपन किया हुआ है। इसके नेट कैश फ्लो में अगर देखें तो 32,400 का इसके पास कैश पड़ा है अभी भी, ठीक है। अगर टॉप पे चले जाते तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.42, मतलब इसके इक्विटी के कंपैरिजन में 42% इसने डेट लेके रखा है। तो आप कहोगे कि यार इसके पास तो इतना कैश पड़ा है तो इसने डेट लिया क्यों फिर? तो उसके लिए दो पर्पज़ होते हैं। या तो टैक्स सेविंग, मतलब कंपनी ने जो जो भी डेट लेके रखा है उस पे वो कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, तो वो जो भी इंटरेस्ट वो पे कर रहा है वो इसके टोटल जो भी इनकम है उससे माइनस होगा और उस अमाउंट फिर कंपनी टैक्स बचा रही है। दूसरा ये है अल्फा ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। अगर कंपनी का ऐसे लगता है वो जो भी उसके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा है उसको री इन्वेस्ट करके कंपनी अगर कुछ रिटर्न बना रही है, लेट से 12% का रिटर्न बना रही है साल में, मतलब अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके वो 12% निकाल रहा है, जबकि उसको डेट जो मिला है 8% पे मिला है, तो वो जो भी 12 - 8 4% का जो भी डिफरेंस है वो कंपनी के लिए अल्फा हो गया, मतलब वो उसके ऊपर वो उतना फायदा कंपनी गेन कर रही है। यहीं पे अपने सारे पैरामीटर यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। आपको अगर किसी और भी पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे।